क्यों रहती है? उसकी एक वजह है कि वो रोज सुबह 2-3 घंटे प्राणायाम, योग, ध्यान बहुत कुछ करते हैं। उनका भोजन इतना संतुलित है, सप्ताह में कम से कम एक बार, कभी कभी महीने में 4 से ज्यादा 6-7 बार उपवास करते हैं पूरा पूरा। वो सब चीजें उनके अभ्यास में है जो मेरे अभ्यास में उतनी नहीं है। मैं भी कोशिश करता हूं पर अभी उतना सफल नहीं हो पा रहा हूं। पर मेरी राय में उनके इस सुंदर जीवन का सबसे बड़ा राज ये क्षमता है कि वो हर चीज को लेट गो कर देते हैं। तनाव उनके पास आता है तो फिसल के निकल जाता साइड से, लेते ही नहीं तनाव किसी बात का। कुछ भी हो जाता है तनाव ही नहीं लेते। और मुझे लगता है कि काश ये चीज मेरी माँ के स्वभाव में होती, कम से कम 10 साल उनका जीवन और ज्यादा तो होता। और मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, बहुत विश्वास से बता रहा हूं। मैं ना सोने जागने में नियमित व्यक्ति हूं, ना मैं बहुत कसरत करता हूं। ठीक हूं, मतलब बुरा भी नहीं हूं, ठीक हूं। मेरी उम्र के अधिकांश लोग बीपी, शुगर, बहुत बीमारियों से ग्रस्त हैं। मैं फिलहाल नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? मेरे पास इसका उत्तर एक ही है, मैं लोड लेता नहीं किसी बात का, दबाव लेता नहीं, तनाव लेता नहीं। भाई अच्छा हो रहा है तो भी ठीक है। जब मैं सफल, जैसे मैं 3 साल में पिछले काफी सफल हो गया, जितना मुझे नहीं होना चाहिए था, मैं तो कैसे हो गया हूं सफल। अगर मैं सफल हो गया तो मैं इस बात का लोड भी नहीं ले रहा कि मैं सफल क्यों हो गया। अरे हो गया तो कैसे हो गया, कई लोग हो जाते हैं, हम भी हो गए, ऐसा क्या है। कल को नहीं रहूंगा, मान लीजिए, ऐसा हो सकता है, कल को फेल हो जाऊं कहीं। फेलियर को पचाना पता नहीं कितना मुश्किल होता होगा लोगों के लिए। मैं अपने बारे में जानता हूं, मुझे मुश्किल नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने सफलता का लोड लिया ही नहीं अपने ऊपर। विफलता मुझे क्या प्रभावित करेगी, बहुत फर्क नहीं पड़ता है। और मैं दावे से कह रहा हूं कि यदि टेम्परामेंट आपका हो, जो मेरे पिताजी से मैंने सीखा है, तो आप जिंदगी में सफल कितने होंगे वो एक अलग पैरामीटर है, पर आपकी जिंदगी शानदार होगी। और जितनी जिंदगी आपकी है, जितनी सांसें आप कहते हैं कि लिखी हुई हैं, गारंटी से कह रहा हूं कि 10 साल बढ़ जाएंगे। कुछ और लोगों के आप कम कर देंगे अलग बात है, लेकिन अपने 10 साल बढ़ा लेंगे। इसलिए ये सीखना बहुत जरूरी है कि कैसे लेट गो करना है जिंदगी की चीजों को। 3-4 प्रसंग होते हैं। एक होता है कि आप किसी को बहुत चाहते हैं पर वो आपको नहीं चाहता। आपकी उम्र में ये सब तो खेल होता है, और क्या खेल होता है। मेरे घर में 2 बच्चे हैं 17 साल के, तो मैं उनको देख के समझता रहता हूँ। वो मुझसे छुप छुप के किसी से बात करते हैं और मैं छुप छुप के सुन लेता हूँ। तो उन्हें नहीं पता, मुझे तो नाम भी पता है किससे बात करते हैं, एक आध का तो एड्रेस भी पता है मुझे। और मैं तो बच्चों को बोलता हूँ कभी जाना वाना हो तो मैं ले चलूंगा, चिंता मत करना, बोल देना कि ड्राइवर साथ में आया है, टेंशन मत लेना। तो मेरे तो बच्चे मेरे दोस्त है, मैं तो बड़ा दोस्ती के भाव में रहता हूँ। मेरा एक ही बेंचमार्क है कि वो जिस उम्र में जैसे हैं मैं कैसा था, और वो मुझसे अच्छे चल रहे हैं। उससे ज्यादा उम्मीद मुझे करने में नहीं चाहिए। मैंने जो कुकृत्य 8वीं क्लास में किए थे उन्होंने 11वीं क्लास में किए, तो बहुत है। मैं ये क्यों मान के चलूं कि वो देवी देवता पैदा होंगे, मेरे ही तो बच्चे हैं भाई। जीन तो मेरे ही है, तो कैसे देवी देवता हो जाएंगे। तो ज्यादा उम्मीदें क्यों पालनी है बच्चों से भी। मैं क्यों चाहूं कि मेरा बच्चा आईएएस जॉब करे, क्यों करे, वो आईएएस भी क्यों करे। उसका मन करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो भाड़ में जाए। अगर वो कहेगा कि मुझे स्टार्टअप करना, स्टार्टअप कर लो भाई। अगर वो कहेगा मुझे कुछ और नौकरी करनी है प्राइवेट सेक्टर में, तो वो कर लो। मैं क्यों ठेकेदार बनूं उसका भाई। मैं क्यों ये चाहूं कि वो मेरे रास्ते पर चले, मुझसे बेहतर बने। ये सब बेकार की बातें हैं। और पेरेंट्स, आज तो बच्चों से बात कर रहा हूं, जैसे मैं पेरेंट्स से बात करता हूं उनकी बहुत क्लास लगाता हूं कि पेरेंट होना और बच्चे का दुश्मन होना कई बार बराबर हो जाता है। और यदि आप नहीं चाहते कि आप बच्चों के दुश्मन बने, बहुत सारे लोग मन ही मन में पेरेंट से नफरत करते हैं, माँ बाप से नफरत करते हैं, क्योंकि माँ बाप ने पेरेंटहुड का धर्म ठीक से निभाया नहीं। उन्होंने इतनी इच्छाएं थोपी, इतने दबाव बनाए कि बच्चों को जिंदगी कई फैसले इस दबाव में करने पड़े कि मेरे पेरेंट्स ये चाहते हैं। वो बन ही नहीं पाए जो वो थे। और दुनिया में सबसे बुरी स्थिति है वो न हो पाना जो आप हैं। अपनी सहजता से दूर होना, इससे बड़ी बुरी कोई स्थिति नहीं। साहित्य में इसको खूब लिखा गया है।
कामायनी एक रचना बड़ी प्रसिद्ध है जयशंकर प्रसाद की, उसमें मूल समस्या ही ये है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यही विडंबना है जीवन की। आपका दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है, कर कुछ हो रहे हैं आप। जिस व्यक्ति का दिमाग, दिल और हरकतें आपस में कनेक्टेड हैं, कंसिस्टेंट हैं, उससे ज्यादा सुखी कोई मनुष्य नहीं है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि आप खुश हैं या नहीं, इसका सबसे बड़ा पैरामीटर ये है, आपका दिमाग, आपका दिल, आपकी हरकतें, आपके एक्ट्स अगर कंसिस्टेंट हैं, कोहेरेंट हैं, कनेक्टेड हैं, इंटीग्रेटेड हैं, तो आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। और यदि आप पूरी जिंदगी केवल निभाने में खर्च कर देते हैं तो ठीक है, दुनिया की निगाह में आप सफल होंगे, पर किस दिन खबर आ सकती है कि अच्छे आदमी थे, नहीं झेल पाए, नहीं झेल पाए, अंत में दिल का दौरा पड़ जाता है, बीपी हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। बच्चे बोलते हैं कि डायबिटीज चीनी खाने से होता है, बेकार बात है, डायबिटीज स्ट्रेस से होता है। डायबिटीज होने के बाद चीनी खाना मना है, चीनी खाने से आज तक किसी को डायबिटीज नहीं हुआ है, डायबिटीज केवल तनाव से होता है। तनाव पहले ही दुनिया में इतने सारे हैं, नौकरी के तनाव, कितने झंझट दुनिया में है, उसके ऊपर से अपने स्वभाव से दूर होने का तनाव, कितना बड़ा तनाव है, क्यों पालना चाहिए। तो मैं कुछ सूत्रों में आपको बात बताता हूं, इस उम्र में आप कितना उसको फॉलो कर पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश करेंगे तो कुछ तो फायदा होगा ही। पहला सूत्र मेरा आप लोगों के लिए ये है कि जब आप किसी को पसंद करें और वो आपको पसंद ना करे तो टेंशन नहीं लेनी है, तेजाब तो नहीं उठाना है। ठीक, कई लोग इस मूड में रहते हैं, मुझे पसंद नहीं करेगी, मुझे, मैं राजा हूं, मैं नवाब हूं, मुझे पसंद नहीं करेगी। अरे तू क्या है भाई, नहीं पसंद हो तो नहीं पसंद हो, ये क्या बात हुई। सबसे पहले अपने अंदर से लोकतांत्रिक बनिए, डेमोक्रेटिक बनिए। जैसे आपको हक है किसी व्यक्ति को पसंद करने का, उसको भी हक है किसी को पसंद या नापसंद करने का। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप पसंद नहीं करते वो आपको प्रपोज करे तो आप उसको मना ही तो करेंगे, बस मना इज्जत से कीजिए, किसी को बेआबरू करके मत भेजिए। ये नहीं कि अच्छा तुम शीशा देखा है कभी, रुको रुको आईना मेरी जेब में लो, ऐसे नहीं करना है। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, वो वाला भाव जो गालिब को ऐसा वो भाव नहीं आना चाहिए। अगर कोई आपको कभी प्रपोज करे, आप लोगों की उम्र है, सब चलता ही होगा आप लोगों के बीच में, मैं आपके टीचर से सामने बोल रहा हूं लेकिन मैं ऐसा ही हूं, मैं जानता हूं कि आपकी उम्र में से होता होगा, सब जानते हैं तो होता ही होगा। कभी किसी से ये उम्मीद मत करना कि वो आपको पसंद करे ही करे। यदि कोई रिजेक्ट करे, बस हाँ रिजेक्शन थोड़ा प्यार से होना चाहिए, बदतमीजी से नहीं होना चाहिए। उसके अधिकारों का उतना ही सम्मान कर रहे हैं जितना आप अपने अधिकार का सम्मान करते हैं कि ठीक है भाई आपको मैं पसंद नहीं, कोई बात नहीं, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमी मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। कितने लोग हैं दुनिया में, ऐसा क्या है। और मैंने बहुत प्यारे प्यारे बच्चों को देखा रोते बिलखते हुए कि मैंने उसको प्रपोज किया, उसने मुझे मना कर दिया। अंकल, छोटे छोटे बच्चे आजकल मुझे लव गुरु मानते हैं अपने आसपास, वो मेरे पास आके ऐसी ऐसी बातें बताते हैं बड़ी क्यूट तोतली आवाज में, मैंने उसको प्रपोज किया, उसने मुझे ऐसे ऐसे वाली आवाज में एकदम रोते बिलखते हुए। तो मैं बोलता हूँ बधाई हो बहुत बहुत तुम्हें, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे 50 मामले देखे और 50 में से कम 49 मामले में जब कहीं दिल नहीं लगा, बाद में उससे बेहतर ही व्यक्ति मिला। अगर कभी ऐसा हो ना, मन ही मन में बधाई देना अपने आप को कि बच गया। हाँ बोल देता तो फंस जाती, हाँ बोल देते तो मर जाता। और मन में भाव वही रखना है, तो नहीं कोई और सही बात है, स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं जानता हूं कि आपकी उम्र में आसान नहीं होता, आपको रात रात भर सपने आएंगे, बेचैनी होगी, करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम आपकी कसम, ये सब ड्रामा होता है। ये फिल्मी गीत है, मुझे गीत कविता इतना याद है कि मुझे हर बात में वही दिमाग में आता है, मैं क्या करूं। ये होता है आपकी उम्र में, पर वो भी एक फेज है। अगर ये फेज नहीं जिया तो भी क्या जीवन जिया। कभी कभी बेचैनी भी तो होनी चाहिए, वरना जिंदगी में मजा क्या है। अगर हर चीज लिनियर है, हर चीज फॉर्मलाइज है, फिर मजा क्या है जिंदगी में।
ये उठापटक, ये बेचैनी, ये घबराहट, ये तनाव, संतरास भी तो होना चाहिए कभी कभी जिंदगी में। इससे बुरी स्थिति तब होती है जब आप किसी रिलेशनशिप में हैं और वहां ब्रेकअप हो जाए, ये भी होता है। देखिए, मैं आपको बड़ी खरी खोटी सुनाने के मूड में हूं। जिस जिस तरह का प्रेम आप लोगों की पीढ़ी में होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी पीढ़ी खराब है, हर पीढ़ी ऐसी होती है, बस ये कि आपकी पीढ़ी को सुविधाएं ज्यादा मिल गई हैं। हमारी पीढ़ी में ना चिट्ठी लिख के भेजनी पड़ती थी, बड़ा रिस्क होता था। चिट्ठी लिखो कागज पे, फिर एक डाकिया ढूंढो भरोसे का, तो भरोसे वाला कुरियर बॉय या कुरियर गर्ल जाके चिट्ठी वहीं देके आए जहां हमने कहा है, ये भी डाउट कहीं किसी और को देके आ जाए। या कबूतर से बात करो, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। कबूतर का क्या भरोसा किसको देके आ जाए। लेकिन कितना तनाव था उस जमाने में। आपके जमाने में क्या है, सीधे व्हाट्सएप निकाला, खटाक से भेज दिया मैसेज, और नंबर किसी से मांग लिया 1 सेकंड में। नंबर भी नहीं देना है तो किसी, कौन कौन सी ऐप होती है, मैंने सुना कुछ और ऐप्स होती है, मेरे नंबर वाली भी होती है, इंस्टा होता है, एक और भी तो कोई होती है वो जिसमें कार्टून जैसा मुंह बन जाता है, स्नैपचैट। हाँ, स्नैपचैट पे चले गए, मैंने सुना है कि उसमें नंबर भी नहीं देना पड़ता है, ऐसा कुछ चक्कर है, वहां ढूंढ लिया। किसी को कुछ कन्वे करना इतना आसान दुनिया में कभी नहीं हुआ था जितना आज आसान है। इन सब के ऊपर टिंडर है, बम्बल है, पता नहीं क्या क्या है, राइट लेफ्ट करते जाना है, उसी में कहानी शुरू। पर ये कहानी जितने हल्के तरीके से शुरू होती है, मैं दावे से कह रहा हूं कि 100 में से 99 अट्रैक्शंस 1 से 2 महीने में खत्म हो जाते हैं। क्योंकि आप जिसके प्रति अट्रैक्टेड थे ना, वो तो उसका बाहर का परसोना था। जहां परिचय गहरा होता है, असलियत सामने आ जाती है, और जब असलियत सामने आती है, झेलना बड़ा मुश्किल होता है। आपके सपने टूट जाते हैं। आप जिस छवि पे दीवाने हुए थे, वो छवि तो सिर्फ छवि थी, वो तो इंसान नहीं था वैसा। 99% केसेस में मेरा ख्याल है कि अट्रैक्शन 1-2 महीने में समाप्त होता है। उसके बाद तो एक बोझ है जो आप ढो रहे हैं। कभी कभी होता है कि दोनों का खत्म हुआ तो बात आसान है, कभी कभी किसी एक का खत्म होता है, एक का नहीं होता है, वहां मामला मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है आपके जीवन में कि दूसरा साथी आपका ये कहे कि भैया देखो, मैं तुम्हारे साथ कुछ महीने से हूं, पर मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा, मैं ब्रेकअप करना चाहता हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये मान के मत चलना कि उसने आपको धोखा दिया है, क्योंकि बच्चे तुरंत उस मुद्रा में आते हैं, अच्छा अब मैं कुल्हाड़ी उठा लूंगी, अब मैं तेजाब उठा लूंगा, तूने मुझे धोखा दिया है, तूने मुझे चीट किया है, यू आर ए चीट, यू आर ए लायर, यू आर ए पता नहीं क्या क्या, पता। इंग्लिश में गाली बड़ी सुंदर देते हैं बच्चे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस बात की संभावना मान के चलिए कि हो सकता है कि आपके साथ 2 महीने रहने के बाद सच में उसको ये लग जाए कि आपके साथ ट्यूनिंग ठीक नहीं है, या आपको लग जाए कि आपकी ट्यूनिंग उस व्यक्ति के साथ ठीक नहीं है। और किसी मुर्दा को अपने पास पकड़ के रखना, उसका मजा नहीं है। आप किसी को बांध तो लेंगे, पर जब उसका दिल आपके पास है ही नहीं, दिल विहीन लाश अपने पास टिका के रखना, एक मुर्दे को बांध के रखना, इससे बेहतर है जाने दो। बांधना नहीं, बांधते वो हैं जिनमें असुरक्षा बहुत ज्यादा होती है। उस असुरक्षा से बचने का उपाय खुद को बेहतर बनाना है। आप इतने बेहतर हो कि आपको चाहने के लिए हजारों लोग, क्यों आप इतना डिपेंडेंट होते हैं कि इस एक व्यक्ति के अलावा मेरा कोई है ही नहीं दुनिया में, ऐसा क्यों सोचना है। और ऐसे ही मामले में ये करना है वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। और ये खूबसूरत मोड़ कैसे होगा? अगर कोई जाना चाह रहा है तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। एक, ना उसको अच्छे से बात करे, ना खराब से बात करे, न्यूट्रल होके जाने दे। एक, उसको धमकी दे, बर्बाद कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तो निकल के देख घर से, तेरे एड्रेस पता करवा लूंगा, मेरे साथ 50 दोस्त हैं, मेरे सारे आवारा हैं, सारे बेरोजगार हैं, सारे कुंठित लोग हैं, सारे गुंडे मवाली हैं, उनका धंधा यही है, तेरे पीछे छोड़ दूंगा सबको। एक ही तरीका है। और तीसरा ये कि ठीक है यार, ऑल द बेस्ट, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। अरे ठीक
ठीक है, हो सकता है मैं तुझे ठीक नहीं लगा, कोई बात नहीं, लेकिन किसी से मिलो तो बढ़िया से मिलना, तेरी जिंदगी अच्छी हो। मैं भी ढूंढ ही लूंगा किसी न किसी को, थोड़ी हेल्प कर दियो, कहीं इंट्रो करवा दियो मेरी भी, लेकिन ठीक है तू भी जा। ये होता है खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना। अच्छा, चिपकू नहीं बनना है किसी के पीछे, ना बोरा जाना है कि तुम जाओ, मैं तो दीवाना, स्थाई दीवाना हूं तुम्हारा। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। वाह। पहले के जमाने में बेरोजगारी का ये लक्षण था। हम जब छोटे थे ये गाने सुनते थे, हम ये सुन के बड़े हुए कि ऐसे ही करना पड़ता है शायद प्रेम में। तो हमारे स्कूल में लोगों ने इसका पैरोडी बनाई, जब कोई तुम्हारा सर फोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये क्लिनिक खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तो बस आ जाना। जब कोई तुमको सड़क पे छोड़ दे, गाड़ी अपनी वहां से मोड़ ले, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये ठेला खड़ा है, खड़ा ही रहेगा तुम्हारे लिए। क्यों भाई, क्यों खड़े रहोगे, बेरोजगार हो क्या? अरे ठीक, जा सिमरन जा, जी ले, और मैं भी जा रहा हूं जीने के लिए। ये दीवाना नहीं बनना है कि तुम मतलब मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अजीब हाल है यार, तुम ठेकेदार हो कि तेरा ठेका मेरे पास है, नहीं तो किसी के पास नहीं है। अजीब हाल है। अरे ठीक है भाई, उसकी जिंदगी है, जीने दो उसको। क्यों किसी की जिंदगी में इतना हावी होने का प्रयास करना है? जब आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी में कोई हावी हो, आप क्यों किसी की जिंदगी में इतने हावी होंगे? और जब बहुत दर्द हो ना, हमेशा दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी सोच के देखिए कि उसको ऐसा क्यों करना पड़ा, क्या पता कोई मजबूरी हो, कभी कभी होती है। मैं बुद्ध की मजबूरी सोच के परेशान होता हूँ कई बार, और फिर मैं सोचता हूँ कि काश यशोधरा जैसा व्यक्तित्व सबका होता। बुद्ध की रियल कहानी क्या है शायद किसी को नहीं पता। मैं जिस कहानी की बात कर रहा हूँ, मैथिली शरण गुप्त नाम के एक बड़े प्रसिद्ध कवि ने यशोधरा नाम की पुस्तक में वो कहानी लिखी है, भूमिका में जिक्र किया। बुद्ध बचपन से ही थोड़े से वैरागी किस्म के व्यक्ति थे। उनकी कुंडली देख के एक ज्योतिषी ने बताया भी था। माता पिता बहुत परेशान थे, शुद्धोदन उनके पिता का नाम था। माता पिता ने बहुत कोशिश की कि इस बच्चे का मन विरक्त न हो। अच्छा महल बनवाया, सारी सुविधाएं दी। जैसे ही बुद्ध थोड़े से किशोरावस्था में आए, उस समय की दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला से, लड़की से, यशोधरा से उसकी शादी करवा दी। यशोधरा के पिता ने काफी एग्जाम लिए बुद्ध जी के, वो सारे एग्जाम में पास हुए, तब जाके शादी हुई, ऐसे नहीं हुई। शादी हुई तो बुद्ध भी ठीक था, रमे रहे उस जीवन में। बेटा हुआ उनका राहुल। अब बुद्ध की विरक्ति का भाव बढ़ता जा रहा था। 29 साल की उम्र के आसपास ऐसा हुआ कि उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देख लिया, एक बूढ़े को देखा, एक भिखारी को देखा, एक बीमार को देखा, व्यर्थ हो गए और उनका मन हुआ घर छोड़ दूं, ज्ञान की खोज में चला जाऊं। अब ज्ञान की खोज में जाएं, उनको पता है कि भाई मेरी पत्नी भी है, मेरा बेटा भी है, राज्य भी है, कैसे छोड़ दूं? छोड़ना जरूरी है। अंदर की आवाज है कि छोड़ो, तुम इस चीज के लिए नहीं बने हो, तुम्हारा स्वधर्म कुछ और है। बाहर की जिम्मेदारी है कि छोड़ नहीं सकते। मैं अनुमान करता हूं कि बुद्ध ने शायद अपने पिताजी से कहा हो कभी कि पिताजी मैं बहुत परेशान हूं, छोड़ना चाहता हूं। तो पिता ने समझा बुझा के मना किया होगा कि बेटा शोभा नहीं देता, ऐसा मत करो। हो सकता है पत्नी से भी बात की हो, पत्नी ने भी कहा हो कि ये क्या बात हुई, हम सबका जीवन तुम पे टिका है, बच्चा अभी बिस्तर से भी नहीं उतरा है, अभी तो चलना भी नहीं शुरू किया है, तुम ऐसी बात कर रहे हो। इसका जिक्र नहीं मिलता इतिहास में कि ये बात हुई कि नहीं हुई। और एक दिन बुद्ध ने तय किया और वो आधी रात को पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़ के चले गए। इसको बौद्ध परंपरा में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, बुद्ध का अपने घर से निकल जाना। अब बुद्ध चले गए, लेकिन मैथिली शरण गुप्त यशोधरा के पर्सपेक्टिव से बुद्ध को देख रहे हैं। यशोधरा बहुत परेशान है, भाई पति चला गया है, बच्चे का पिता चला गया, मजाक छोड़ना है। राजा परेशान है कि उनका उत्तराधिकारी चला गया है। यशोधरा इतनी परेशान है, बहुत लंबे समय तक छंद आते रहते हैं कि वो कितनी बेचैन है, कितनी परेशान है।
लेकिन यशोधरा की सबसे बड़ी परेशानी इस बात से नहीं कि बुद्ध चले गए, इस बात से है कि बिना बताए चले गए, भरोसा नहीं किया। और वो अपनी सहेली से कहती है, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, मुझे गर्व है कि मेरा पति इतने महान काम के लिए गया है। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। सखी सखी वो मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या वो मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते, क्या मैं रास्ता रोकती उनका। उसके मन में ये मलाल है कि बिना बताए चले गए, वो इस भाव को लेट गो नहीं कर पा रही है, परेशान है। फिर बुद्ध को ज्ञान मिला 6 साल की तपस्या के बाद, बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला, बात फैल गई। जो 5 शिष्य बुद्ध को छोड़ के भाग गए थे उनके बुरे वक्त में, उन्हीं 5 को बुद्ध ने सबसे पहले ज्ञान दिया सारनाथ में, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध की ख्याति बढ़ने लगी। शुद्धोदन ने बुद्ध के पास, अपने बेटे के पास कई लोगों को भेजा ये कहने के लिए कि भाई यहां भी तो आओ, हमसे भी तो मिलो। बुद्ध का ऐसा प्रताप था कि जो उनके पास जाता वो बुद्धम शरणम गच्छामि हो जाता, वापस ही नहीं आता। तो फिर शुद्धोदन ने बुद्ध के बचपन के एक दोस्त को ये कह के भेजा, भैया मैं जानता हूं तुम वापस नहीं आओगे, पर प्रभावित होने से पहले बोल देना कि पापा याद कर रहे थे। तो वो गया, उससे वायदा निभाया, हो तो गया, बुद्ध के संग में दीक्षित हो गया, पर वायदा निभा दिया। तो बुद्ध ने कहा जरूर जाऊंगा, पिताजी की आज्ञा है तो जाऊंगा ही जाऊंगा। बुद्ध पहुंचे अपने कपिल वस्तु, जो अपना इलाका था वहां पहुंचे। पूरे कपिल वस्तु में, नेपाल सिद्धार्थ नगर से नेपाल जाएंगे तो नेपाल बॉर्डर पे कपिल वस्तु है, मैं देखने गया था वो जगह जहां बुद्ध पैदा हुए थे, बड़ा सुंदर स्थान है, आप भी जाकर देखें कभी। तो बुद्ध पहुंचे, रात को एक धर्मशाला में रुके। अब वहां हल्ला मच गया कि राजा का बेटा धर्मशाला में। बुद्ध ने कहा भाई मैं देखो राजा का बेटा बनकर नहीं आया हूं, मैं बुद्ध बन के आया हूं। सुबह उठ के भिक्षा मांगने लग गए उस इलाके में, अपने ही पिता के राज्य में। पिता ने सिर पीट लिया कि भाई क्या कर रहे हैं। फिर बुद्ध ने सूचना भिजवाई कि मैं बुद्ध हूं, बेटा हूं संयोग से, ठीक है मैं आ रहा हूं मिलने के लिए, पर मैं बुद्ध होके आया हूं, मेरी चर्या है, नियम है, मैं भिक्षा से ही जीवन जीता हूं अपना। ठीक है, पिताजी ने कहा चल कोई बात नहीं। फिर बुद्ध गए पिता से मिलने, पिता से मिले, सबसे मिले, भरी सभा में। लेकिन यशोधरा नहीं आई मिलने के लिए, लेट गो नहीं कर पा रहे थे। उसके मन में दर्द था, छुप के क्यों गया, बता के जाता। बुद्ध ने पूछा पिता से कि यशोधरा कहाँ है, तो बोले कि वो कह रही है कि अगर बुद्ध मिलना चाहेंगे तो खुद ही मिलने आएंगे मुझसे, मैं क्यों जाऊंगी भाई, आत्मसम्मान भी तो कोई चीज है, मैं क्यों मिलने जाऊं। तो बुद्ध मिलने गए। सोचिए कमरे में यशोधरा बैठी है, राहुल साथ में। अब राहुल थोड़ा सा बड़ा हो गया है, 6-7 साल का है। बुद्ध गए हैं। अब आपके मन में आ रहा है कि बुद्ध वहां जाके बोलेंगे सॉरी मैंने गलत किया, आई हर्ट यू, आई रियली फील सॉरी। बुद्ध है वो बुद्ध, वहां जाके क्या बोल रहे पता है, भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। और यशोधरा कितनी महान महिला रही होगी, उसने अपने बेटे का हाथ बाप के हाथ में दे दिया। लेट गो का इससे महान उदाहरण दुनिया के इतिहास में नहीं है कि चलो आखिर तुमने आके झुक के कुछ मांगा तो सही। उसकी जितनी ईगो थी, अहंकार था, सब विगलित हो गया। और जो औरत परेशान थी कि मुझसे बिना बताए गया, उसने अपने बेटे को दे दिया कि इसको लेके जाओ, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम महान काम कर रहे हो, और तुम महान काम कर रहे हो तो मैं क्यों बीच में आऊंगी भाई, मेरा पति महान काम कर रहा है तो मुझे खुशी होनी चाहिए, और तुम्हारी उस खुशी में मैं क्यों पीछे हटूं। बस मुझे भरोसे में लेके जाते तो और खुश होती। ऐसी दूसरी कहानी राधा जी की है। राधा जी आप जानते हैं कृष्ण उनसे बहुत प्रेम करते थे, वो कृष्ण से प्रेम करते थे, उनका विवाह नहीं हो पाया, अलग बात है। लेकिन हमारी परंपरा में प्रेम का जो पराकाष्ठा है ना, प्रेम का चरम, वो तो कृष्ण राधा का है। मतलब राधा कृष्ण का प्रेम एक खास किस्म का प्रेम है, जहां विवाह के बंधन के
न होने पर भी प्रेम का चरम रूप होता है। राम और सीता का प्रेम गार्हस्थ्यिक प्रेम का चरम रूप है कि पति पत्नी का प्रेम कितना शानदार हो सकता है। वो देखना हो तो राम सीता का प्रेम देखिए, विशेष रूप से तुलसीदास जी के यहाँ देखिए। और वैसे जो प्रेम होता है वो देखना हो तो राधा कृष्ण का प्रेम देखिए। पर इंटरेस्टिंग है, ये सारे जो हमारे धर्म के चरित्र हैं ये समय के साथ चेंज होते गए हैं। राम बदले हैं, कृष्ण बदले हैं, राधा बदली है, सब बदले हैं। एक कवि थे सूरदास, भक्ति काल में 16वीं सेंचुरी, आप मोटा मोटा ध्यान में रखिए। कृष्ण को, आपने वो कहानी सुनी होगी, कृष्ण तो अपने घर में थे, कंस को मारने के लिए वो पैदा हुए थे। कंस को पता लगा तो कंस ने अपने एक सहयोगी अक्रूर जो कि श्वफल्क के पुत्र थे उनसे कहा कि जाओ और कृष्ण को लेके आओ, यही मारेंगे। उसको पता नहीं था क्या होगा बाद में। आदमी कॉन्फिडेंस में ऐसी गलतियां करता ही है, तो वो सुपर कॉन्फिडेंट था, बुलवाया कृष्ण को। कृष्ण तो इसी काम के लिए आए थे, समझ गए कि बुलावा आ गया है, अब इससे काम निपटाना है, चलते हैं। राधा और गोपियां कृष्ण के बिना रह नहीं सकती थी। सुपर इमोशनल विमेन, ऐसा मानते हैं कि वो महिलाएं, राधा तो छोटी थी, बाकी महिलाएं गोपियां उनसे काफी बड़ी उम्र की थी, इतनी इमोशनल थी कृष्ण को लेकर कि कृष्ण के बिना वो सोच नहीं सकते थे कैसे रहेंगे। पर वो जिस काम के लिए आए थे धरती पर वो तो करना ही था। तो अक्रूर आए, अक्रूर ने बताया कि ऐसे ऐसे आया हूं, ले जाना है। तो कृष्ण और बलराम चले गए। इधर कृष्ण गए, उधर गोपियों का रो रो के हाल बुरा, राधा का हाल बुरा। ऐसी दीवानगी आजकल की फिल्मों में आप सोच नहीं सकते, ऐसी दीवानगी थी उस जमाने में उनके बीच में। और जब आदमी का प्रेम हाथ से निकलता तो वो बेचारा कितना कमजोर हो जाता है। राधा जी की हालत सोचिए। सूरदास कह रहे हैं, अति मलिन वृष भानु कुमारी, हरिश्रम जलु अंतर तन भीजे, ता लालच न धुआवती सारी। कि वृष भानु की कुमारी, वृष भानु मतलब राधा के पिता, वृष भानु की बेटी राधा इतनी कमजोर हो गई है, इतनी मलिन हो गई है। हरिश्रम जलु अंतर तन भीजे, कृष्ण के पसीने की कुछ बूंदे उसके ऊपर गिर गई थी, उसकी साड़ी में लगी हुई है। ता लालच न धुआवती साड़ी, इस लालच से साड़ी धुलवा नहीं रही है। और जब से कृष्ण गए हैं कपड़े तक नहीं बदलना चाह रही है कि इस कपड़े में मेरे प्रिय की याद है। खाती नहीं है, इतनी कमजोर है, हिल नहीं पाती है। एक और कवि हुए, वो तो इतने आगे बढ़ गए, बिहारी नाम के कवि थे, उनकी नायिका तो लगता है कि घड़ी का पेंडुलम है। सांस लेती है तो 4-5 कदम 6-7 कदम पीछे चली जाती है, सांस छोड़ती है तो आगे आ जाती है। सांस की हवा से ऐसा हो रहा है। इत आवत चली जात उत चली 6-7 अखात, चढ़ी हिंडोरे सी रही लगी उसासनी साथ। कि इधर आती है उधर जाती है, 6-7 हाथ इधर 6-7 हाथ उधर, सांस लेती है तो यहां, छोड़ती है तो वहां, जैसे झूला झूल रही हो। पर ये रीतिकाल के कवि हैं, उनका अलग टेस्ट है, हम सूरदास पे बात कर रहे हैं। राधा इतनी परेशान है। अच्छा, जब आदमी परेशान होता है ना, जब उसका ब्रेकअप टाइप का होता है कि कोई गया है वापस ही नहीं आ रहा, कृष्ण ने कहा था कि बस जा रहा हूं, काम निपटा के आता हूं। उनके मन में था क्या काम निपटाना है, काम निपटा भी दिया। अब कंस के बाद सवाल है कि मथुरा का साम्राज्य कौन संभाले। उसको एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए कृष्ण को लगा कि मुझे यहाँ रह के सिस्टम को ठीक करना चाहिए, उसके बाद लौटना चाहिए। तो वो रुक गए वहां पर, राज्य का काम भी तो करना ही था। पर प्रेमी व्यक्ति को सब समझ नहीं आया, तो फिर लगता कि नहीं मेरे पास आओ, बाकी सब बेकार की बातें हैं, मेरे पास आओ। कृष्ण आ नहीं रहे, यमुना के इधर कृष्ण है, यमुना के इधर गोपियां हैं, पर आत्मसम्मान भी तो है। एक आलोचक ने कहा कि नाव में बैठ के चली जाती। आत्मसम्मान होता है प्रेम में कि मैं क्यों जाऊं, बिना बताए क्यों चले गए, बता के जाते। तो राधा वेट करिए, राधा के मन में क्या आ रहा है, उनको लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि मैंने ही कुछ गलती कर दी हो। जब कोई व्यक्ति दूर चला जाता है ना, बाकी लोग सोचते हैं कि कहीं मुझसे तो गलती नहीं हो गई। और राधा अपनी एक सहेली से बोल रही, गोपी से, मेरे मन इतनी सूढ़ रही, एक दिवस मेरे गृह आए मैं ही मस्ती दही, देखी तिन्हे हो मान कियो सो हरि गुस्सा गही। पगला सी गई है, बोरा सी गई है। सहेली से क्या बोल रही है
हे सहेली, मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे लगता है कि मुझसे ही गलती हुई है। उसने पूछा क्या गलती हुई है? कह रही है कि एक दिन क्या हुआ, कृष्ण भगवान मेरे पास आए थे, मैं उस समय दही मथ रही थी। वो ग्वाला जीवन है ना वहां पर, तो वो गोपालन जीवन का काव्य है पूरा। अब वो मुझसे बात करने आए और मैंने उनसे ठीक से बात नहीं की, मैंने मान किया। मान करना मतलब जिसको आपकी भाषा बोलते हैं भाव खाना। मैंने उनसे ठीक से बात नहीं की, मुझे लगता है वो नाराज हो गए, इसी नाराजगी से लौट नहीं रहे। मेरे मन इतनी सून रही, मेरे मन में कांटा चुभ रहा है। एक दिवस मेरे घर आए, अब समझ में आएगा, एक दिवस मेरे घर आए, मैं ही मथती दही, देखी तिन्हें हाँ हाँ, मतलब मैं मान की योग, मैंने अहंकार दिखाया, सो हरि गुस्सा गही, गुस्सा आ गया उनको इस बात से। सूरदास की राधा मुक्त नहीं हो पा रही, लेट गो नहीं कर पा रही, वो जी नहीं सकती कृष्ण के बिना। पर फिर देखिए 300 साल बाद क्या हुआ। 300 साल बाद कमाल हुआ। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक और कवि हुए, उनका नाम था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास का मतलब प्रिय प्रवास पे चला गया है, कृष्ण चले गए हैं मथुरा, अब राधा कैसे जिएगी। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हो चुका है। महिलाएं अभी तक स्वाधीनता आंदोलन का हिस्सा नहीं बनी है, पर अब वो समय आ रहा है कि बनने वाली है। और हरिऔध की राधा ने कमाल कर दिया है। गोपियां पूछती हैं कृष्ण नहीं आ रहे, अब क्या करोगी? ये राधा जी क्या बोल रही हैं, प्यारे जीवें जगहित करें, गेह चाहे ना आवे। मेरे प्रिय खूब जिए, समाज का कल्याण करें, घर बेशक ना आए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहती हूं कि समाज का भला होना चाहिए। ये वो बिंदु है जहां राधा यशोधरा बन जाती है, मैथिली संगत की यशोधरा। और जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उस एग्जाम्पल से वो ये कि हो सकता है कि जिससे आप नाराज हो वो किसी बड़े काम की खोज में हो, वो किसी महानता के रास्ते पर हो। और यदि आपके जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी महानता के रास्ते पे है, तो उसके रास्ते को रोकना अपने क्षुद्र हितों के लिए बहुत छोटापन है। और ऐसे मामले में एक ही बात हमें सोचनी है कि वो जिस काम के लिए बना है उसे करने दो। अपने स्वार्थ के लिए किसी को बांध के रखना, किसी को लाश बना के रखना, इसका क्या मतलब है? जाने दो, ऐसा क्या है, कुछ तो बढ़िया होगा। एक स्थिति हम में से कई लोगों की आती है कि वे टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं पर छोड़ नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे पति पत्नी होते हैं। मैं अक्सर बच्चों से एक बात पूछता हूं कि आप में से कितने बच्चे वैसा ही वैवाहिक जीवन चाहते हैं जो आपके माता पिता का है? मैं आपसे पूछूंगा नहीं, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन जब जब मैंने पूछा है मुश्किल से 1 या 2% ने हाथ खड़ा किया है। 97-98% लोग मानते कि वैसा तो नहीं चाहिए, उससे कुछ अलग चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे माता पिता भी, हमारे समाज के बाकी लोग भी बहुत समझौते करते हैं ताकि बच्चे अच्छा जीवन जी सके। आप भी करेंगे समझौते, सबको करने पड़ते हैं। ये है कि आप समझौते शायद उतने नहीं करेंगे जितने आपके माँ बाप ने किए होंगे, उनके माँ बाप ने और ज्यादा किए होंगे। हर पीढ़ी कम समझौते करती है, ये समाज के विकास का एक तरीका होता है। पर ऐसा होता है कि आप एक ऐसे रिश्ते में आप छोड़ भी नहीं सकते, जी नहीं पा रहे, छोड़ सकते नहीं, क्योंकि आप तो छोड़ देंगे, आपके चक्कर में कईयों की जिंदगी दांव पे लग जाएगी। कैसे छोड़ दें? 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, नौकरी है नहीं, वो माँ अपने पति से रोज प्रताड़ना झेलती है, बुरी बातें सुनती है, उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो बच्चों को नहीं छोड़ सकती, बच्चों को लेके कहां जाएगी, क्या करे? टॉक्सिक रिश्ता है। तो ऐसे में या तो आप रिश्ता छोड़ते हैं कि हर किसी से संभव नहीं होता, पर यदि वो संभव नहीं है तो रिश्ते में रहते हुए चिंताएं छोड़ दीजिए, अपेक्षाएं छोड़ दीजिए। भाई तेरी अपनी जिंदगी, मेरी अपनी जिंदगी, एक घर में रहेंगे पर रोज युद्ध नहीं करेंगे, बीपी नहीं बढ़ाएंगे, शुगर नहीं बढ़ाएंगे,
तनाव नहीं बढ़ाएंगे। तुम्हारा अपना स्पेस, मेरा अपना स्पेस, ठीक है, एक छत के नीचे है, काम चला लेंगे, किसी और को नहीं बताएंगे, दुनिया के सामने अच्छी अच्छी फोटो खिंचवाते रहेंगे स्माइल कर करके चेहरा, पर कम से कम बच्चे सफर ना करें, परिवार सफर ना करे, जी लेंगे, झेल लेंगे। और ऐसे माहौल में साहिर ने जो कहा था ना, उसी कविता की कुछ पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, कि बर्बादियां है जीवन में, पर ठीक है, कितना दुख मनाएंगे, अब है तो है, क्या कर सकते हैं। बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। और फिर अंत में इतनी सुंदर बात कहते हैं, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। कि ठीक है, जैसी जिंदगी है उसको वैसे जिएंगे, अपेक्षाएं नहीं पालेंगे, ना तुम उम्मीद करना, और हम किसी तरह से मैनेज करके जिंदगी गुजार लेंगे। ये है अंतिम जो आपके जीवन में समस्या हो सकती है, करियर को लेके हो सकती है कि आपने कुछ करियर दिमाग में रखा हुआ है, ठान ली है कि आईएएस बनना है या कुछ बनना है। आप कुछ भी ठान ले, सिर्फ आपके हाथ में नहीं होता है, सफलताएं असफलताएं जीवन में रहती हैं। 10-11 लाख लोग आईएएस का फॉर्म भरते हैं, 5 लाख आईएएस का एग्जाम देते हैं, 1000 का सिलेक्शन होता है। हर एग्जाम में घुमा फिरा की स्थितियां होती हैं। पॉलिटिक्स में, स्पोर्ट्स में, बिजनेस में, हर जगह कंपटीशन इतना है। सफल होने की जितनी संभावना है उससे कई गुना संभावना विफल होने की हर क्षेत्र में है। सफल नहीं हो पाए तो क्या करेंगे। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि आईएएस नहीं बन पाए 20 साल पहले, और 20 साल से रोज घुट रहे हैं कि आईएएस नहीं बन पाए। रात दिन यही ख्याल होता है कि आईएएस नहीं बन पाए, या पीसीएस नहीं बन पाए, या कुछ खास सोचा था जो नहीं कर पाए। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि यदि आपकी आर्थिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है कि जो बहुत मजबूत हो, तो हमेशा एक बैकअप ऑप्शन जिंदगी में लेके चलिए। किसी करियर को दिमाग पे इतना हावी मत होने दीजिए कि वो नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। आप उस दौर के व्यक्ति हैं जहां इतने ऑप्शंस दुनिया में हैं जितने कभी नहीं थे। इतने ऑप्शंस हैं, बस एक ठीक ठाक सा व्यक्तित्व बना लीजिए, एक ठीक ठाक सा कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर। और यदि आपके पास बेसिक स्किल्स हैं, भाषा की, चिंतन की, समझने की, कैलकुलेशंस करने की, प्लानिंग करने की, स्ट्रेटेजाइज करने की, और मेहनती आप हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि इस दुनिया में कंपटीशन नंबर्स में बहुत ज्यादा है, कायदे का कंपटीशन नहीं के बराबर है। बहुत मजबूत लोगों से आपको भिड़ना नहीं पड़ता है। भिड़ते हैं 5 लाख से, पर उन 5 लाख में कुछ ही हैं जो भिड़ने लायक है। इतना कॉन्फिडेंस रखिए, जैसे कहते हैं ना कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा अपने ऊपर रखिए कि ठीक है, ये नहीं तो कुछ और करेंगे, वो नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़िया कर लेंगे। और उस बढ़िया